जय हिंद दोस्तों। मैंने ये चैनल 7 महीने पहले शुरू किया था। इस दौरान मेरे पास बहुत से सैनिक भाइयों के कमेंट्स आए हैं कि मैं सैनिकों की फाइनेंशियल प्लानिंग पर वीडियो बनाऊं, और मैंने उन सबको जवाब दिया था कि मैं फाइनेंशियल और रिटायरमेंट प्लानिंग पर वीडियोस की पूरी सीरीज करूंगा। आज का वीडियो उस सीरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो की शुरुआत करूंगा रोनाल्ड रीड की कहानी से। रीड साहब अमेरिका में रहते थे। उनकी मृत्यु हुई 2014 में जब उनकी उम्र थी 92 साल, 92 ईयर्स। जब मृत्यु के बाद उनकी विल को पढ़ा गया तो पता चला कि उनके अकाउंट में टोटल $8 मिलियन यानी करीब 64 करोड़ रुपए थे, 64 करोड़ रुपीस। रीड साहब ने उनमें से 20 करोड़ रुपए अपने बच्चों के लिए छोड़े थे और बाकी 44 करोड़ रुपए लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान कर दिए थे। आपको क्या लगता है इतना पैसा सेव करने के लिए रीड साहब किस नौकरी में रहे होंगे? कॉलेज में प्रोफेसर, ऑफिस में मैनेजर या कोई बिजनेसमैन? नहीं, वास्तव में रीड साहब ने अपने जीवन काल में 42 साल काम किया था। 25 साल तक वो एक कार गैरेज में मैकेनिक थे और बाकी 17 साल एक बड़ी मार्केट में सफाई कर्मचारी थे। 2014 में अमेरिका में करीब 30 लाख लोगों की डेथ हुई। उन 30 लाख लोगों में से केवल 4000 लोगों के अकाउंट में 64 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा थे। रीड साहब कार मैकेनिक और सफाई कर्मचारी उन 4000 लोगों में से एक थे। लेकिन उनकी सफलता का राज क्या था? क्या उन्हें स्टॉक मार्केट की बहुत नॉलेज थी? क्या वो सुबह से शाम तक कंप्यूटर के सामने बैठकर स्टॉक ट्रेडिंग करते थे? या उन्होंने ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए हुए थे? नहीं, उनके 64 करोड़ का राज कुछ और था। उस राज को जानने के लिए चलिए कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ओर से 2 रिक्वेस्ट। पहली रिक्वेस्ट का ताल्लुक है रीड साहब की सेविंग से, और वो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में लिखिए, चाहे आप सर्विंग हैं या रिटायर्ड, कि आपकी नौकरी कितनी है और आपने कितनी बार AFPP फंड निकलवाया है। अगर नहीं निकलवाया है तो वो भी लिखिए ताकि हम आपके लिए ताली बजा सकें। और दूसरी रिक्वेस्ट, आने वाले समय में मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर और भी बहुत से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वो वीडियो भी पसंद आएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। ग्रेट, तो चलिए कैलकुलेशन पर वापस आते हैं, और कैलकुलेशन से पहले आपको बताता हूं रूल ऑफ 72 के बारे में। रूल ऑफ 72 गणित का एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे आप झट से बता सकते हैं कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कहता है कि 72 को डिवाइड कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मान लीजिए बैंक में FD का इंटरेस्ट रेट है 7%, 72 डिवाइडेड बाय 7 यानी 10। तो इसका अर्थ है कि 7% इंटरेस्ट रेट पर आपका पैसा 10 साल में डबल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो 9 साल में डबल हो जाएगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 7 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये था रूल ऑफ 72। अब चलिए इस रूल का इस्तेमाल करते हैं और एक कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए मेरे दादा के दादा के दादाजी सन 1700 में मुंबई में रह रहे थे, और मान लीजिए मुकेश अंबानी के पूर्वज भी उसी समय मुंबई में थे और उन्होंने उस समय वो बिल्डिंग बनाई जिसमें वो आज रह रहे हैं। उस बिल्डिंग का नाम है एंटिया और उसकी कीमत है करीब 17,000 करोड़ रुपए। अब मान लीजिए अंबानी साहब ने मेरे दादाजी को ऑफर दी सन 1700 में कि उन्होंने बिल्डिंग बना तो ली है पर उन्हें बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, तो वो उसे बेचना चाहते हैं और बिल्डिंग का दाम है 100 रुपए। आपको क्या लगता है अंबानी साहब का सौदा फायदेमंद है या नहीं? 17,000 करोड़ की बिल्डिंग को 100 रुपए में बेच रहे हैं। आपको लगेगा कि घाटे का सौदा है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए अंबानी साहब बिल्डिंग को 100 रुपए का बेच देते हैं और उस 100 रुपए को इन्वेस्ट कर देते हैं, और उन्हें ज्यादा नहीं, सिर्फ 7% का इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया, रूल ऑफ 72 कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है तो पैसे करीब 10 साल में डबल हो जाएंगे। अब आपको अपनी गणित की नोटबुक में कैलकुलेशन दिखाता। तो ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेशन है और राइट हैंड साइड को बंगले की फोटो है। तो 1700 में जैसा कि मैंने बताया अंबानी साहब को उसके मिले 100 रुपए।
उसके बाद 1710 में 10 साल में ये पैसे डबल हो रहे हैं 7% पे रूल ऑफ 72 के हिसाब से। तो 1710 में वो 100 रुपये हो गए 200 रुपये, 1720 में हो गए 400 रुपये, 1730 में हो गए 800 रुपये। तो ये टेबल का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। अब मैं इस टेबल को नीचे तक लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि 2020 में ये अमाउंट डबल होते होते कितना हो जाएगा। तो ये अमाउंट हो जाएगा, सांस थाम के रखिएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 43,000 करोड़ रुपए। इसमें उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उन्होंने 100 रुपये को बैंक में डाल दिया है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1700 में होता तो उन्होंने 7% पे उसको डाला और ये एफडी करा दी 320 साल की, और उनको आज बैंक जो है 43,000 करोड़ रुपए दे देगा। तो आज की डेट में बिल्डिंग की कीमत है 17,000 करोड़ रुपए, लेकिन अंबानी साहब के 100 रुपए बढ़कर हो गए हैं 43,000 करोड़ रुपीस, 43,000 करोड़ रुपए। तो अंबानी साहब का सौदा घाटे का नहीं था, बहुत फायदे का सौदा था। अब आप कहेंगे कि 100 रुपए 43,000 करोड़ रुपए कैसे बन गए, विश्वास नहीं होता। और इसी में रीड साहब की सफलता का राज भी छुपा हुआ है, और वो राज है समय। रीड साहब 92 साल तक जिए तो उनका पैसा समय के साथ बढ़ता चला गया। अब यहां एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सारे फाइनेंशियल एडवाइजर 15% और 20% और 25% बढ़ोतरी की बात करते हैं। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि इतने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे कमाना ऑलमोस्ट असंभव है। बहुत ही कम लोगों के पास वो नॉलेज है जो 20 साल तक लगातार इतने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे कमा सके। मैं 1 साल या 2 साल या 3 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 20 से 30 साल तक की। बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद क्यों सारे लोग 15% और 20% और 25% की बात करते हैं? क्यों लंबे समय की बात कोई नहीं करता? वो इसलिए है कि 20% सुनकर अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि ये बात सेक्सी है। 20% ग्रोथ, रूल ऑफ 72 के हिसाब से हर 3.5 साल में पैसा डबल। तो टीवी में ऐड आती है कि 20 साल के लड़के को 1 लाख रुपए इनाम मिल रहा है और उससे सवाल पूछा जाता है इस पैसे का क्या करोगे? तो वो कहता है ग्रो करूंगा। उसके कहने का अर्थ है कि मोबाइल ऐप पर ट्रेडिंग करूंगा और हर साल 20% इंटरेस्ट कमाऊंगा। अगर इतना आसान होता तो कोई काम क्यों करता? ना तो आप फौज में काम करते और फैमिली से दूर रहते, ना दुकानदार दुकान चलाते, और ना मैं यहाँ बैठकर वीडियो बनाता। हम सभी सुबह टीवी के सामने बैठकर बिजनेस न्यूज़ देखते और स्टॉक ट्रेडिंग करके पैसे कमा लेते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना गलत है, लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है कि साल दर साल स्टॉक मार्केट में हमें 15 से 20% इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा। हम इस बारे में भविष्य में और वीडियोस में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे और देखेंगे कि अगर आप एक सुखद रिटायरमेंट चाहते हैं तो आपको कितना एएफपीपी फंड कटाना चाहिए। एएफपीपी फंड में इंटरेस्ट रेट करीब 7% है, 7%। सेक्सी नहीं है लेकिन फिक्स्ड है। यह इंटरेस्ट मार्केट के जोखिमों के अधीन नहीं है। सरकार ने कह दिया कि 7% मिलेगा तो मतलब मिलेगा। आज की कैलकुलेशन देखने से पहले अपना उदाहरण देता हूं। मैं दिसंबर 1995 में ऑफिसर बना। तब मेरी बेसिक पे थी 2300 रुपीज और डीए मिलाकर टोटल सैलरी थी 5,800 रुपए। मेरी पहली पोस्टिंग थी नॉर्थ सिक्किम में। वहां कुछ 1,000-1,200 रुपए सुपर हाई एल्टीट्यूड अलाउंस भी मिलता था, जो कि उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था। तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा अपनी बेसिक पे के बराबर फंड कटाना है, बाकी पैसों से मौज करो, लेकिन जैसे जैसे बेसिक पे बढ़े अपना फंड भी बढ़ाते रहना। मैंने वही किया। 22 साल बाद जब मैं दिसंबर 2017 में रिटायर हुआ तो मेरे फंड में थे 1,20,00,000 रुपए। मेरे कोर्समेट्स जिन्होंने ये तरीका अपनाया है और जो 34 साल नौकरी करके जाएंगे, उनके फंड में कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए होंगे। और ये अमाउंट है जब हमने शुरुआत की थी सिर्फ 2,300 रुपए की इन्वेस्टमेंट से, यानी 2,300 रुपीज पर मंथ। अब देखते हैं कि आज जो सिपाही फौज ज्वाइन कर रहा है वो अपने एएफपीपी फंड में इन्वेस्ट करके पैसे कैसे ग्रो कर सकता है।
तो नोट करने वाली बात यह है कि 7th पे कमीशन में सिपाही की मिनिमम बेसिक पे है 21,700 रुपए। तो चलिए अपनी गणित की नोटबुक में सिपाही पवार की कैलकुलेशन को दिखाता हूं। मान लीजिए सिपाही पवार ने 1 जनवरी 2025 को फौज ज्वाइन की है। तो 1 जनवरी 2025 को सिपाही पवार की बेसिक पे है 21,700 रुपए, मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपए, तो टोटल पे हो गई 26,900 रुपए। उसके ऊपर डीए लगा 55% और उसकी टोटल सैलरी आ गई 41,695 रुपए। अब मैं सिपाही पवार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो इस 41,695 में से 31,695 खर्च करें और केवल 10,000 रुपए एएफपीपी फंड में डाल दें। तो मान लीजिए सिपाही पवार की आज की एज है 18 साल और वो 30 साल तक नौकरी करते हैं, यानी 2055 तक। तो देखते हैं कि 2055 में उनके पास कितना पैसा हो जाएगा एएफपीपी फंड में। पर इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है और वो शर्त ये है कि इस 30 साल में पैसा निकालना कभी नहीं है। मैंने अपने करियर में देखा है कि जो भी जवान होते हैं, जैसे ही पैसा 5 लाख होता है एएफपीपी में, उसमें से 4 लाख रुपए निकाल लेते हैं और घर में एक कमरा बना देते हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। फिर जैसे ही 5 लाख होता है, उसमें से 4.5 लाख निकाल लेते हैं। तो ये शर्त है कि इसमें से सिपाही पवार ने पैसा निकालना नहीं है, तभी समय अपना जादू दिखा पाएगा। और कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैं ये दिखा रहा हूं कि उन्होंने हर महीने ना कटाकर साल में केवल एक ही बार कटाया है 1,20,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपीज पर मंथ। और फिर उसके बाद हर साल वो उसको 6% बढ़ाते चले गए। हर जनवरी में उन्होंने 6% बढ़ोतरी कर दी। क्यों? क्योंकि हर साल डीए 6% बढ़ रहा है, तो एएफपीपी भी तो 6% बढ़ना चाहिए। तो सिपाही पवार को यह बात की समझ थी, तो सिपाही पवार ने अपने 10,000 पर मंथ के कंट्रीब्यूशन को अगले साल कर दिया 6% बढ़ाकर 10,600 रुपए पर मंथ। इसी तरह वो हर साल अपने कंट्रीब्यूशन को 6% बढ़ाते चले गए। और ये जो टेबल है, इसमें मैंने आपको दिखाया है कि 30 ईयर्स में उसने जो पहले साल में 1,20,000 जमा किए थे, वो हो जाएंगे 9,13,471 रुपए 7% के रेट पर। उसी तरह 2027 में जो उसने 1,27,200 जोड़े, उसको इंटरेस्ट के लिए कितना टाइम मिलेगा? 29 साल। तो वो हो जाएंगे 9,04,935 रुपए। और इसी तरह मैंने उस टेबल को नीचे तक कैलकुलेट किया है 2055 तक, 2055 तक। तो वो टोटल अमाउंट उसके एएफपीपी फंड में रिटायरमेंट जाते समय हो जाएगा 2,39,94,000 रुपए, यानी करीब 2,40,00,000 रुपीज। अब हम सिपाही बलविंदर की कैलकुलेशन को देखते हैं। सिपाही बलविंदर कहता है कि नहीं भाई, 6% ग्रोथ हर साल में काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं अपना एएफपीपी फंड 10% बढ़ाऊं। बहुत अच्छी बात है। क्यों बढ़ाए वो? क्योंकि सिर्फ डीए नहीं बढ़ रहा है, समय समय पर सरकार आपको और भी अमाउंट देगी। कभी आपको ट्रांसफर ग्रांट मिल रहा है, कभी आप फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड अलाउंस एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप सियाचिन या सिक्किम में चले गए तो बहुत भारी मात्रा में आपको अमाउंट मिलेगा। और फिर हर 10 साल के बाद पे कमीशन भी आएगी। तो इसलिए बलविंदर का कहना है कि 6% काफी नहीं है, मैं अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल 10% बढ़ाऊंगा। तो देखिए, ये है बलविंदर की कैलकुलेशन। अपनी बढ़ोतरी को 6% पर ईयर से 10% पर ईयर करने पर बलविंदर का अमाउंट जो है पवार से ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया, यानी 4,21,00,000 रुपए। पर जैसा मैंने कहा कि शर्त यह है सिपाही पवार और सिपाही बलविंदर के लिए भी कि उनको इस 30 साल के दौरान पैसा निकलवाना नहीं है एएफपीपी फंड से। जो भी उनके खर्च हैं, चाहे कमरा बनाना है, चाहे बच्चों की पढ़ाई है, वो उनकी बकाया पे में से निकलनी चाहिए। एक बार फिर वही रिक्वेस्ट, आपने कमेंट्स में जरूर लिखना है कि आपने नौकरी के दौरान अपना एएफपीपी फंड कितनी बार निकलवाया है। ग्रेट। अब याद रखने वाली बात यह है कि आप कहेंगे कि 4.25 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, सिपाही बलविंदर को इतनी सेविंग की क्या जरूरत है। लेकिन यह सोच ठीक नहीं है, क्योंकि 4.25 करोड़ बलविंदर को मिल रहे हैं 2055 में। 2055 आते आते 4.25 करोड़ की वैल्यू बहुत कम हो चुकी होगी। तो अच्छी रिटायरमेंट लाइफ के लिए इतना पैसा तो चाहिए ही। और जैसा मैंने कहा है, यह मिलना मुश्किल नहीं है,
इसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, कोई टीवी पर स्टॉक मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर गई है या नीचे। जरूरत है डिसिप्लिन की और पेशेंस यानी धैर्य की। धैर्य रहेगा तभी समय अपना जादू दिखा पाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन आज तक के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक थे। उन्होंने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। समय के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा जैसे बढ़ता है वो जादू से कम नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले सार एक बार फिर बता देता हूं, और सार है एक्शन। अगर वीडियो देख लिया और कोई एक्शन नहीं लिया तो मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ और आपका भी। तो ये एक्शन लेना है। नंबर 1, अगर आप आज भर्ती हो रहे हैं तो कम से कम 10,000 रुपए AFPP फंड में हर महीने कटाना शुरू करना है। अगर 15,000 रुपए कटा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 10,000 रुपए। नंबर 2, हर साल 1 जनवरी को AFPP फंड को 10% बढ़ा देना है। नंबर 3, 8th पे कमीशन के आने के बाद जितने परसेंट पे बढ़े उतने परसेंट AFPP बढ़ाना है। अगर पे 20% बढ़ती है तो AFPP को 10,000 से 12,000 कर देना है। और अंत में नंबर 4, ये उन सैनिक भाइयों के लिए है जो 5 साल, 10 साल या 15 साल नौकरी कर चुके हैं। अगर आपने नौकरी के दौरान सेविंग की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी की है तो आज भी शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। मैंने गणित की नोटबुक के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसे डाउनलोड करके उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि रिटायरमेंट के समय आपको जो पैसा चाहिए उसके लिए आपको हर महीने कितनी सेविंग करनी होगी। आप इंटरनेट पर अवेलेबल कैलकुलेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रिटायर हो चुके हैं वो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट का जादू समय में छिपा है। बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वो कितनी जल्दी पैसा सेव करना शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।